हे टेंथीज, तो वेलकम है आपका हमारे चैनल स्कूल वाले में। तो आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो ये चैप्टर आपका 3 पार्ट्स में कवर होगा। पहला पार्ट है वर्क, जिसमें हम लोग वर्क के बारे में पढ़ेंगे, उसके कुछ स्पेशल केसेस एंड एग्जांपल्स देखेंगे, कुछ सॉल्व क्वेश्चंस देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। देन वी विल सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द आईसीएसई पैटर्न। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय वर्क? Work is said to be done when a body is displaced under the influence of force along the direction of force. So देखो, सबसे पहले मान लो आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि पॉइंट ए पे है, ठीक है। इनिशियली ये किस पॉइंट पे? ए पॉइंट पे है। नाउ इफ यू अप्लाई द फोर्स F on the object, then under the influence of force the object will be displaced to the position B. Then फोर्स लगाने की वजह से ये ऑब्जेक्ट ए से बी पे आ गया। सो ए यहाँ पे इसका इनिशियल पॉइंट है, बी यहाँ पे इसका फाइनल पॉइंट है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्स F, ठीक है। सो वर्क कब होगा? जब आपने बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया होगा और बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर दे, वो किसी ए पोजीशन से बी पोजीशन पे आ जाए, ठीक है, मतलब बॉडी डिस्प्लेस हो जाए इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखो यहाँ पे आपने फोर्स जो है वो हॉरिजॉन्टली लगाया है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगाया है, एंड जो बॉडी डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है। सो वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। नाउ सपोज जैसे अगर आपके पास कोई वॉल है, मान लो कोई वॉल है, ठीक है, एंड अगर आप वॉल को पुश करोगे, देन आप उसको फोर्स तो लगा रहे हो, आप उसको पुश कर रहे हो, लेकिन वॉल डिस्प्लेस तो होगी नहीं। सो यहाँ पे आपका जो वर्क होगा वो जीरो होगा, ठीक है। वर्क तभी होता है जब आप फोर्स लगाओ और बॉडी अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो। अगर बॉडी डिस्प्लेस नहीं होगी, उसी जगह पे रहेगी, देन वी से दैट नो वर्क इज डन, ठीक। नेक्स्ट वी हैव द फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्क। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। द फोर्स विच वी अप्लाई ऑन द बॉडी टू डिस्प्लेस इट इज F, ठीक है, ये भी मैंने मुझे बताया था। देन वी हैव डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड। अगर बॉडी ए पॉइंट पे है और वो बी पॉइंट तक जा रही है तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है S, इस पे वर्क डिपेंड करता है ना। ये जो दो फैक्टर्स है, फोर्स अप्लाइड एंड डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड, इन दोनों पे ही वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा बॉडी पे फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा वर्क होगा, और जितना ज्यादा बॉडी डिस्प्लेस होगी, जितना ज्यादा वो अपनी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे जाएगी, जितना मतलब वो दूर जाएगी, उतना ज्यादा वर्क होगा। तो वर्क इन दोनों की तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। सो वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड on the body under the action of force, ठीक है। तो इन दोनों की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट वी हैव एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो देखो, मान लो अब यहाँ पे आपकी बॉडी है, ठीक है, मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ट्रायंगल की लेबलिंग कर लेते हैं। ये पॉइंट होगा आपका P, ये हो गया Q, ये हो गया आपका R। नाउ बॉडी अभी P पॉइंट पे है और मान लो आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया F, जिसकी वजह से बॉडी डिस्प्लेस हो गई और ये P से Q पॉइंट पे आ गई, ठीक है, और जो डिस्प्लेसमेंट इसका यहाँ पे हुआ वो S हो गया, ओके। एंड यहाँ पे जो एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का, जैसे फोर्स आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट आपका इस एंगल पे है, ठीक है, तो इनके बीच का जो एंगल बन रहा है वो थीटा है। सो द थर्ड फैक्टर वी हैव इज थीटा, द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो वर्क का फॉर्मूला आपको मैंने भी बताया था, फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी इनटू डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड ऑन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। जो फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा वही डिस्प्लेसमेंट आप लोग फॉर्मूले में हमेशा रखोगे, ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ हियर यहाँ पे जो आपके पास S दिया हुआ है जो कि PQ डायरेक्शन में है, लेकिन फोर्स आपका क्या है? फोर्स आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन S का जो डायरेक्शन है वो आपका फोर्स की डायरेक्शन में नहीं है। तो आपको जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे रखना है फॉर्मूले में, वो आपको फोर्स की डायरेक्शन में रखना पड़ेगा। तो पहले आपको डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में यहाँ पे निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसको कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले आपको पता है कि जो आपका cos थीटा होता है, ठीक है, cos थीटा क्या होता है? आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे कोई भी अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो थीटा के अपोजिट जो साइड होती है वो क्या होती है? आपकी परपेंडिकुलर। 90 के अपोजिट क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। और जो बची हुई साइड होती है वो क्या होती है? बेस, ठीक है। थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर, 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज, और बची हुई साइड आपकी बेस होती है। नाउ वी नो cos थीटा इज आवर बेस बाय हाइपोटेन्यूज, एंड यहाँ पे आपका बेस कितना है? बेस यहाँ पे आपका है PR, और
हाइपोटेन्यूज है आपका यहाँ पे पी क्यू, ठीक है। तो यहां से आपके पास जो पी आर है वो कितना आ जाएगा, कॉस थीटा इंटू पी क्यू। कॉस थीटा कितना है आपका यहाँ पे, कॉस थीटा लिख दो, और पी क्यू क्या है यहाँ पे आपका, पी क्यू आपका यहाँ पे एस है। सो पी आर इज इक्वल्स टू एस कॉस थीटा। अब देखो हम पी आर क्यों निकाल रहे हैं, तो मैंने आपको बताया अभी कि जो आपका वर्क का फॉर्मूला होता है, ठीक है, जो वर्क का फॉर्मूला होता है इसमें आप लोग एक फोर्स रखते हो, दूसरा आप लोग रखते हो डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब फोर्स आपका अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चाहिए। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब जो फोर्स की डायरेक्शन में होगा, वो आपका क्या होगा, पी आर होगा, ठीक है। इसलिए हमने पी आर निकाला। पी आर कितना आ गया, एस कॉस थीटा। तो आपका यहाँ पे वर्क क्या हो गया, वर्क आपका हो गया एफ इंटू एस कॉस थीटा, ठीक है। सो यू कैन राइट W इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। ये फॉर्मूला हम लोग कब लगाते हैं, जब आपका डिस्प्लेसमेंट थीटा एंगल पे हो, ठीक है। So the next we have question from previous year. So the question is, how is the work done by the force measured when the force is in the direction of displacement? अब देखो आपने वर्क का अभी फॉर्मूला पढ़ा कि वो तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एंड द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एफ एस और थीटा, इन तीनों पे डिपेंड करता है। तो वर्क का फॉर्मूला क्या हुआ, एफ एस कॉस थीटा। नाउ इफ दे से कि फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है, उन्होंने यहाँ पे यही बोला है ना, फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो इनका मतलब ये है कि पहले पार्ट में जो फोर्स का डायरेक्शन होगा और जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा वो दोनों सेम होंगे। अगर दो चीजें सेम डायरेक्शन में होती हैं तो उनके बीच का एंगल कितना होगा, 0। तो यहाँ पे जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है वो 0 डिग्री है, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। सेम डायरेक्शन का मतलब है कि उनके बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री है। अब अगर हम लोग 0 यूज करेंगे देन cos 0 कितना होता है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। सो हेयर W विल बी इक्वल टू एफ एस cos 0, इट विल बी एफ एस बिकॉज cos 0 इज 1, ठीक है। सो पहले वाले केस में आपका क्या होगा, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। नेक्स्ट पार्ट इज फोर्स इज एट एन एंगल थीटा टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे थीटा की वैल्यू नहीं बताया, बस ये बताया कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल थीटा है। सो यहाँ पे आप लोग डायरेक्टली फॉर्मूला लिख सकते हो एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे दो पार्ट है, अगर आपको बोल रहे हैं फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में लग रहा है तो आप लोग थीटा को 0 पुट कर सकते हो, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो सेम डायरेक्शन वाले में आप लोग डायरेक्टली फॉर्मूला बोल सकते हो एफ एस। और अगर आपको थीटा नहीं पता है तो आप लोग एफ एस कॉस थीटा यूज करोगे, ठीक है। The next question we have, what is the net work done by a body moving over a complete circular path? So देखो मान लो ये बॉडी अभी ए पे है, ठीक है, और उसने सर्कुलर पाथ मूव करना स्टार्ट किया और इसे मूव करते करते जब एक कंप्लीट रोटेशन उसका हो जाएगा तो वापस से वो ए पॉइंट पे आ जाएगी, ठीक है। सो अगर बॉडी यहाँ पे 1 कंप्लीट रोटेशन करती है, मतलब उसने जहां से किया था वहीं पे अगर दोबारा आ जाती है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो बॉडी का इनिशियल पॉइंट है और जो फाइनल पॉइंट है वो दोनों यहाँ पे सेम है, ठीक है। अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होंगे देन द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस बाय द बॉडी इज 0, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, एंड हेयर द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज सेम, सो द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस इज 0, ठीक है। सो यहाँ पे एस जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। नाउ अगर एस 0 है then you know work is F into S, so W will be 0, so the work done produced by the body will be 0, okay। now you have units of work। देखो जैसे आपने फोर्स की 2 यूनिट पढ़ी थी, SI में आपने पढ़ी थी न्यूटन और सीजीएस में आपने पढ़ी थी डाइन। अब देखो किसी भी क्वांटिटी के अगर आपको यूनिट निकालनी हो तो उसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो वर्क का फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। और अगर हम सेम डायरेक्शन लेते हैं तो हम थीटा को 0 ले लेते हैं, तो सेम डायरेक्शन में आप लोग डायरेक्टली एफ एस लेते हो। बट यूजुअली जो वर्क का फॉर्मूला बन रहा है जो आप हर न्यूमेरिकल में यूज कर सकते हो वो होगा आपका एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। अब फोर्स की यूनिट आपकी, अगर मैं एसआई में बात करूँ, ठीक है, एसआई में आपकी फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट यूनिट क्या होती है, मीटर। और कॉस थीटा तो एक रेशियो है तो उसकी यूनिट नहीं होगी, ठीक है। कॉस थीटा इज यूनिटलेस, इसकी यूनिट नहीं होती है, ठीक है।
सो एसआई सिस्टम में आपकी वर्क यूनिट कितनी आ गई, न्यूटन मीटर, जिसको हम लोग बोलते हैं जूल, जिसको हम जे से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, जूल, इसको आप लोग जे से डिनोट करोगे। एंड सीजीएस में अगर हम आए तो सीजीएस में होगी, फोर्स की यूनिट सीजीएस में कितनी होती है, डाइन, और डिस्प्लेसमेंट की होगी यहाँ पे सेंटीमीटर, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं अर्ग। तो वर्क की यहाँ पे दो यूनिट आ रही है, एसआई में आ रही है जूल और सीजीएस में आ रही है अर्ग। जूल को हम लोग लिख सकते हैं साथ में न्यूटन मीटर, और अर्ग को हम लोग लिख सकते हैं डाइन सेंटीमीटर, ठीक है। अब जैसे देखो वर्क का फॉर्मूला क्या है, एफ एस कॉस थीटा। तो अगर मैं आपको बोलूं कि बॉडी के ऊपर 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, कितना फोर्स लगा रहे हैं, 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, और बॉडी 1 मीटर डिस्प्लेस हो रही है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देन वी से द वर्क डन ऑन बॉडी इज 1 जूल, ठीक है। तो 1 जूल की डेफिनेशन आप लोग उसके यूनिट से बता सकते हो। देखो जैसे 1 जूल क्या होता है, न्यूटन मीटर, तो मतलब बॉडी पे कितना फोर्स लगाया है, 1 न्यूटन का फोर्स लगाया है, बॉडी डिस्प्लेस कितनी हो रही है, 1 मीटर। सो 1 जूल इज अ वर्क डन व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन मूव्स अ बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसी तरीके से आप लोग 1 अर्ग की डेफिनेशन बना सकते हो। इसमें फोर्स कितना लगाएंगे, 1 डाइन का, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 1 सेंटीमीटर का। सो 1 अर्ग इज अ वर्क डन व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 डाइन मूव्स अ बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। सो वर्क की दो यूनिट हो गई, एसआई में हो गई आपकी जूल या फिर न्यूटन मीटर लिख सकते हो, सीजीएस में हो गई अर्ग या फिर आप लोग डाइन सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। So the next we have the question from ICSE 2022. 1 joule is how many erg? देखो ये आपने फोर्स वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, जैसे आपने पढ़ा था 1 फोर्स 1 न्यूटन इज 10 to the power 5 डाइन, ठीक है। जैसे आपने वो सीखा था वैसे आप इसको सीखो। 1 जूल क्या होता है, तो देखो सबसे पहले आपने 1 जूल की डेफिनेशन में पढ़ा, इसमें हम लोग फोर्स कितना लगाते हैं, 1 न्यूटन का, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 1 मीटर का। तो 1 जूल आपका 1 न्यूटन मीटर होता है, ठीक है। अब न्यूटन को आप लोग डाइन में क्या लिख सकते हो, 10 to the power 5 डाइन, ठीक है। और मीटर को सेंटीमीटर में कैसे करोगे आप लोग, 10 to the power 2 सेंटीमीटर। सो यू हैव 10 to the power 7 डाइन सेंटीमीटर, ठीक है। और डाइन सेंटीमीटर आपका कितना होता है, अर्ग होता है। सो यू हैव हेयर 1 जूल इज 10 to the power 7 अर्ग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, इज एनी वर्क बीइंग डन ऑन अ कार मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी अलोंग अ स्ट्रेट एंड हॉरिजॉन्टल पाथ। अब देखो सबसे पहले जो वर्क होता है उसका फॉर्मूला क्या है आपका, एफ एस कॉस थीटा, और फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है जो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, फोर्स होता है हमारा एम ए, मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी, ठीक है। सो फोर्स इज एम ए, सो W इज MAS cos थीटा, ठीक है। इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो। नाउ यू नो द एक्सीलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है। एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। अब यहाँ पे आपकी वेलोसिटी जो है क्वेश्चन में वो कांस्टेंट है। अब अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है दैट इट मींस वेलोसिटी में चेंज तो होगा नहीं, ठीक है। कांस्टेंट मतलब उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है ना, तो अगर आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वेलोसिटी में जो चेंज है वो 0 है। तो एक्सीलरेशन आपका हो गया 0 बाय टाइम, तो मतलब एक्सीलरेशन आपका हो गया 0। अब अगर आपका एक्सीलरेशन 0 है देन वर्क में आपका एक्सीलरेशन भी आ रहा है फॉर्मूले में, क्योंकि हमने एफ को एम ए खोला है, तो यहाँ पे आपका वर्क कितना हो जाएगा, 0 जूल, ठीक है। सो नो वर्क इज डन व्हेन अ कार इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, क्योंकि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है देन वेलोसिटी में चेंज नहीं है, और अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा तो एक्सीलरेशन नहीं होगा, एक्सीलरेशन नहीं होगा तो वर्क डन नहीं हो पाएगा, वर्क 0 होगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बॉडी व्हेन एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स ऑफ 10 kgf। देखो फोर्स की आपने ऐसा यूनिट पढ़ी है kgf और न्यूटन, एंड यू नो द रिलेशन 1 kgf इज इक्वल्स टू 9.8 न्यूटन और 10 न्यूटन डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ g। अब देखो यहाँ पे आपको g की वैल्यू 10 दी हुई है, तो यहाँ पे आप लोग यूज करोगे 1 kgf इज इक्वल टू 10 न्यूटन, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि g की वैल्यू क्या है, उस हिसाब से आप डिसाइड करोगे कि आपको 1 kgf को 9.8 न्यूटन लेना है या फिर इसको आपको 10 न्यूटन लेना है, ठीक है। सो हियर द फोर्स इज 10 kgf, सो इफ यू हैव द फोर्स
10 kgf, then it will be in Newton 100 न्यूटन। ठीक है, अगर 1 kgf में 10 न्यूटन है, देन 10 kgf में आपके पास यहाँ पे 100 न्यूटन होंगे। ठीक है, 9.8 हम कब यूज करते हैं, जब जी की वैल्यू आपको 9.8 दी हो, और 10 न्यूटन तब करते हैं जब जी की वैल्यू आपको 10 दी हो। यहाँ पे 10 दी है तो हम लोग 10 यूज कर रहे हैं। सो फोर्स इज 100 न्यूटन। इट इज डिस्प्लेस्ड बाय डिस्टेंस 0.5 मीटर। सो डिस्प्लेसमेंट एस इज 0.5 मीटर। सो द फर्स्ट पार्ट इज डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स का डायरेक्शन सेम होगा, देन वी हैव W इज इक्वल्स टू एफ एस। ठीक है, W इज F इंटू एस। सो it will be 100 into 0.5 which is 50 joule। ठीक है, next we have displacement is at an angle of 60 डिग्री। अब देखो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल अगर 60 डिग्री होगा, देन यू नो अगर हमें एंगल दिया होता है, देन हम फोर्स वर्क का फॉर्मूला यूज करते हैं एफ एस कॉस थीटा। सो हियर इट विल बी एफ 100 S 0.5 cos theta, theta is 60, so we will use cos 60 degree। now cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, so it will be 100 into 5/10 into 1/2 which is 25 joule। now the third part we have displacement is normal to the force। देखो अगर हम नॉर्मल बोल रहे हैं, तो नॉर्मल का मतलब होता है कि एंगल जो होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का वो 90 डिग्री होगा। मतलब ऐसे होगा, अगर मान लो ये फोर्स का डायरेक्शन है, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। सो यहाँ पे हम थीटा क्या लेंगे, 90 डिग्री। अगर थीटा 90 लोगे आप, तो फॉर्मूला आप एफ एस कॉस थीटा ही लोगे, जो आपको थीटा यहाँ पे पता है। सो W इज एफ एस कॉस थीटा। इट विल बी 100 इंटू 0.5 इंटू कॉस 90। नाउ यू नो cos 90 is 0, so it will be 0 joule। ओके, तो न्यूमेरिकल में आपको जो भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन दिया हो, उस हिसाब से आपको फॉर्मूले को यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग द ब्लॉक फ्रॉम A to B। अब देखो जो मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन किया था, जब मैं आपको फॉर्मूला बता रही थी W इज एफ एस कॉस थीटा, उस केस में फोर्स आपकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थी, एस आपका इंक्लाइंड था और इनके बीच का एंगल थीटा था। तो हम लोग वर्क का फॉर्मूला यूज कर रहे थे एफ एस कॉस थीटा। बट इन दिस क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने फोर्स को हॉरिजॉन्टली अप्लाई नहीं किया, इन्होंने फोर्स को इस डायरेक्शन में अप्लाई किया। आप ध्यान से देखो क्वेश्चन में 200 न्यूटन इस डायरेक्शन में है और बॉडी जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो भी इस डायरेक्शन में ही हो रहा है। सो हियर एफ एंड एस आर इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पे एफ और एस सेम डायरेक्शन में है। तो आपको क्वेश्चन में पहले ध्यान से देखना है, ये नहीं कि अगर आपके पास ट्रायंगल आ गया तो आप लोग सीधा एफ एस कॉस थीटा यूज करोगे, नहीं। आपको पहले देखना है कि उनके बीच का डायरेक्शन है क्या, क्योंकि जो मैंने आपको एफ एस कॉस थीटा बताया था उसमें फोर्स हॉरिजॉन्टल लग रही थी और एस इंक्लाइंड थी, तो उनके बीच का एंगल थीटा था। बट हेयर फोर्स भी आपकी ऊपर की तरफ जा रही है और एस भी ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब दोनों डायरेक्शन यहाँ पे सेम है। ठीक है, सो हेयर एफ एंड एस आर इन सेम डायरेक्शन। सो अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, W इज इक्वल्स टू एफ एस। अच्छा देखो, जो ये W इज इक्वल्स टू एफ एस वाला केस है, ये भी एक तरह से W इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा से निकला है। क्योंकि अगर मैं आपको बोल रही हूँ F और S का डायरेक्शन सेम है, तो इसका मतलब है कि उनके बीच में कोई एंगल नहीं है। इसका मतलब है उनके बीच का एंगल 0 डिग्री है। और अगर एंगल 0 डिग्री है तो यहाँ पे हम लोग एफ एस कॉस 0 यूज करते हैं, एंड कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये आपके पास एफ एस ही आएगा। ठीक है, बिकॉज कॉस 0 इज 1, तो इसलिए हम लोग सेम डायरेक्शन में W इज इक्वल्स टू एफ एस यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे W इज इक्वल्स टू एफ एस यूज करेंगे, देन वी विल हैव 200 इंटू 3 मीटर। ठीक है, सो इट विल बी 600 जूल। यू हैव वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। देखो ग्रेविटी क्या होती है, जैसे अगर ये अर्थ का सरफेस है, ठीक है, मान लो ये अर्थ का सरफेस है और कोई भी बॉडी यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है, तो अर्थ क्या करता है, उस बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट करने के लिए वो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है mg, ठीक है, जिससे वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बॉडी नीचे की तरफ होनी चाहिए, ठीक है। मान लो अब एक मैन आया और मैन ने उस बॉडी को ऊपर की तरफ रेज करने की कोशिश की, ठीक है, तो वो मैन उस बॉडी को ऊपर की तरफ रेज करने की कोशिश करेगा। मान लो रेज करने के बाद
वो उस बॉडी को यहाँ तक ले आया, ठीक है। तो इसने यहाँ पे क्या किया, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट उसने काम किया। तो ग्रेविटी की वजह से कोई बॉडी नीचे आती है लेकिन वो मैन उसको ऊपर की तरफ ले जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और बॉडी पे जो फोर्स लग रही है वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है जिसकी वजह से वो ऊपर जा रहा है। सो हियर द वर्क डन इज अगेंस्ट द ग्रेविटी, ठीक है। अब अगेंस्ट ग्रेविटी वर्क करने के लिए कितना फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर का फोर्स लगता है। सो फोर्स यहाँ पे कितना लगेगा, mg लगेगा, ठीक है। अगेंस्ट ग्रेविटी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से बॉडी नीचे की तरफ आनी थी, बट अब ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करेंगे तो हम बॉडी को ऊपर लेके जा रहे हैं, ठीक है। सो द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इज Fs cos थीटा, देन F इज mg, क्योंकि यहाँ पे जितनी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है उतनी फोर्स लगा के ही अगेंस्ट वर्क करते हैं। मान लो बॉडी जैसे पहले अभी अर्थ की सरफेस पे थी और ऊपर ले जाने के बाद वो h हाइट पे आ गई है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बॉडी का, h। एंड यहाँ पे जो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है, देखो दोनों सेम डायरेक्शन में है, फोर्स भी अपर डायरेक्शन में लग रहा है क्योंकि हमें उसको ऊपर लेके जाना है, और बॉडी ऊपर आ गई तो डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की डायरेक्शन में हो रहा है। सो हियर थीटा इज 0, जैसे मैंने आपको बताया था सेम डायरेक्शन में थीटा 0 होता है। सो थीटा इज 0 and cos 0 is 1. So work done against gravity will be mgh, ठीक है। बेसिक न्यूमेरिकल देखते हैं। A concrete host with a mass of 4500 kg is raised vertically upward to a distance of 60 मीटर, ठीक है। मान लो जैसे ये सरफेस है और इस पे अभी जो होस्ट है उसका मास क्या है, अभी इसका मास पड़ा हुआ है, इसका मास है 45 kg, ठीक है। अब अगर हम इसको रेस करें ऊपर तक, ठीक है, तो यहाँ पे हम वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी कर रहे हैं, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से वो नीचे की तरफ अट्रैक्ट होनी चाहिए थी, बट हम इसको ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड ले जा रहे हैं। कितने डिस्टेंस पर, 60 मीटर डिस्टेंस पे, ठीक है। देन हाउ मच वर्क इज डन, सो हियर द वर्क डन इज अगेंस्ट ग्रेविटी एंड यू नो द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इज mgh, ठीक है। मास कितना है यहाँ पे इसका 4500। अब ध्यान से देखो यहाँ पे सब कुछ ऐसा यूनिट में है, डिस्टेंस आपका मीटर में है, मास आपका केजी में, ठीक है। जी की वैल्यू इन्होंने आपको 10 दी है, अगर 10 नहीं दी होती तो आप 9.8 यूज करते हो जो कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। बाकी अगर वैल्यू दे दे बोलो स्पेशली 10 तो आप 10 यूज करना, 4500 इंटू 10 इंटू 60, ठीक है। एंड इट विल बी 2.7 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। नाउ वी हैव सम स्पेशल केसेस ऑफ वर्क डन। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से देखना। तो सबसे पहले है when force and displacement are parallel to each other। तो देखो पैरेलल का मतलब क्या होता है, पैरेलल का मतलब होता है सेम डायरेक्शन, ठीक है। ये अभी तक आप लोग वैसे देख चुके हो, इन्होंने बोला यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, ठीक है। अगर मान लो ये बॉडी है, ठीक है, इस पे आपने फोर्स लगाया फॉरवर्ड डायरेक्शन में और बॉडी डिस्प्लेस भी अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, देन दोनों का यहाँ पे डायरेक्शन सेम है। जब डायरेक्शन सेम होता है तो मैंने आपको बताया आप थीटा को 0 डिग्री लेते हो, तो यहाँ पे आपको W क्या हो जाएगा, Fs cos 0 विच इज Fs, ठीक है, बिकॉज cos 0 इज 1, ठीक है। तो सेम डायरेक्शन में अगर होंगे, मतलब अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल होंगे थीटा 0 डिग्री होगा और वर्क का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, W इज इक्वल्स टू Fs, ठीक है। इसका देखो एक एग्जाम्पल तो आप लोग ये देख सकते हो जो मैंने अभी पीछे बताया था। एक एग्जांपल आप लोग ये ले सकते हो, जैसे अगर ये मान लो ये अर्थ की सरफेस है और आपने किसी बॉडी को नीचे से ऊपर रेस किया, ठीक है। मान लो यहाँ पे एक लोड पड़ा है और उस लोड को आप नीचे से ऊपर लेके गए, तो यहाँ पे ऊपर जाने में डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ हुआ और आपने वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी किया तो फोर्स भी आपने ऊपर की तरफ लगाया। तो जो ये वाला एग्जाम्पल था ना, मान लो अगर उन्होंने ऐसे बोल दिया अ मैन रेजेस अ बॉल इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, बाय डिस्टेंस ऑफ 60 मीटर, मान लो ऐसे दे दिया उन्होंने, तो इस वाले केस में डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की डायरेक्शन में हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, फोर्स भी अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, तो इस केस में जो आपका वर्क है वो Fs होगा, ठीक है। ये वाला जो वर्क है इसको हम पॉजिटिव वर्क डन बोलते हैं, यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव आएगी, इसको पॉजिटिव वर्क डन बोलते हैं की तरफ। अब यहाँ पे भी वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी हो रहा है, क्यों, क्योंकि ग्रेविटी के हिसाब से बॉडी नीचे जानी चाहिए, बट ये मैन उसको ऊपर की तरफ ले जा रहा है, तो यहाँ पे भी वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी है। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करने के लिए मैंने आपको बताया था फोर्स हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट लगती है, तो यहाँ पे भी जो फोर्स होगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी, ठीक है।
कभी भी अगर आप वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी करते हो तो फोर्स ग्रेविटी के अगेंस्ट लग रही है, क्योंकि हम अगेंस्ट काम कर रहे हैं, तो फोर्स का डायरेक्शन यहाँ पे अपवर्ड होगा, और वो क्लाइंब अप कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन यहाँ पे भी अपवर्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ पे भी एफ और एस का डायरेक्शन सेम होगा, दोनों पैरेलल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट केस वी हैव व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो यहाँ पे मान लो अगर ये ब्लॉक है, आपने इसमें फोर्स लगाया मान लो अपवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन मान लो ब्लॉक डिस्प्लेस हो गया फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ पे एफ और एस के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री, दैट्स वाई यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कैसे है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो जैसे वर्क का फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एफ एस कॉस 90, एंड कॉस 90 आपका कितना होता है, 0, तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, वर्क 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि आपकी कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर नॉर्मल टू ईच अदर, जैसे आगे क्वेश्चन में आया था। ठीक है, आप नॉर्मल वर्ड भी यूज कर सकते हो, परपेंडिकुलर भी यूज कर सकते हो, या डायरेक्टली 90 डिग्री भी बोल सकते हो। ठीक है, देखो इसका एग्जाम्पल, एक तो सर्कुलर मोशन वाला आप एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे बॉडी अगर सर्कुलर मोशन में मूव करती है, तो ये आपको पता है कोई बॉडी अगर सर्कुलर मोशन में मूव करती है तो सर्कुलर मोशन में मूव करने के लिए उसका अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। ठीक है, ये आपको याद है ना, मैंने आपको बताया था फोर्स वाले चैप्टर में कि बॉडी को सर्कुलर मोशन करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होती है, और सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है वो इनवर्ड डायरेक्शन में लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, लेकिन बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो टेंजेंट की डायरेक्शन में हो रहा है। बॉडी डिस्प्लेस किस डायरेक्शन में हो रही है, टेंजेंट की डायरेक्शन में हो रही है। देखो जैसे अगर बॉडी इस पॉइंट पे आएगी तब डिस्प्लेसमेंट ये होगा और फोर्स ऐसे इनवर्ड होगा। जैसे बॉडी अगर मान लो इस पॉइंट पे आ गई तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे होगा और फोर्स ऐसे इनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो आप हर पॉइंट पे देख लो, यहाँ पे एफ और एस के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, तो अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो इसमें भी एफ और एस के बीच का डायरेक्शन क्या होता है, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। तो सर्कुलर मोशन अगर कोई बॉडी करती है तो उसमें भी वर्क आपका 0 आता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखो एक और एग्जांपल दे सकते हो आप लोग, अ पॉटर मूविंग ऑन प्लेटफॉर्म। देखो जैसे पहले वाले में वो क्लाइंब अप कर रहा था स्टेयर्स को, यहाँ पे वो प्लेटफॉर्म में ही मूव कर रहा है। ठीक है, तो देखो वर्क डन तो अगेंस्ट ग्रेविटी है ही, क्योंकि इसने इस ब्लॉक को ऊपर उठाया है, तो इसमें जो फोर्स होगा वो तो आपका ऊपर की तरफ ही लगेगा। लेकिन इस बार बॉडी ऊपर नहीं जा रही है, इस बार बॉडी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि ये सिंपल जो मतलब प्लेन प्लेटफॉर्म है उसी में मूव कर रहा है ना, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही हो रहा है। अनलाइक इन द प्रीवियस केस, देखो प्रीवियस केस में आपका फोर्स भी ऊपर लग रहा था और वो क्लाइंब अप कर रहा था, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हो रहा था, तो दोनों सेम डायरेक्शन में थे। बट यहाँ पे फोर्स आपका ऊपर की तरफ है क्योंकि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अगर आपका यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो यहाँ पे एफ और एस के बीच का एंगल कितना हो गया, यहाँ पे 90 डिग्री। थीटा यहाँ पे आपका हो गया 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री है, तो यहाँ पे ये कितना वर्क डन कर रहा है पॉटर, 0 वर्क डन कर रहा है। ठीक है, नाउ वी हैव सम क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, अ बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स स्टेट टू कंडीशंस अंडर विच द वर्क डन कुड बी 0। तो देखो वर्क का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है एफ एस कॉस थीटा। अब यहाँ पे बॉडी पे फोर्स लग रही है, तो फोर्स तो मतलब 0 नहीं है, तो मतलब यहाँ पे फोर्स जो है वो नॉन 0 वैल्यू है। अब अगर आपको वर्क को अपना 0 करना है तो यहाँ तो आप लोग एस को 0 कर दो या तो कॉस थीटा को 0 कर दो। ठीक है, क्योंकि फोर्स तो लग गई है तो फोर्स तो 0 है नहीं। तो अगर आप चाहते हो आपका वर्क डन 0 हो जाए तो उसके लिए या तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट 0 होना चाहिए, either displacement of the body should be 0 और the angle, देखो cos थीटा 0 है, cos थीटा 0 है मतलब cos कब 0 होता है, 90 डिग्री पे, मतलब थीटा कितना है, 90 डिग्री है। इट मीन्स एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट शुड बी 0। ठीक है, तो अगर हमें वर्क डन 0 करना है तो या तो बॉडी में डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस ही ना हो
डिस्प्लेसमेंट कब प्रोड्यूस नहीं होगा, जब बॉडी का इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होगा। तो या तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो या फिर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का बीच का जो एंगल है थीटा वो 90 डिग्री हो। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस में वर्क डन जीरो हो सकता है। नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज द वर्क डन बाय द मून व्हेन इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। तो देखो यहाँ बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है और मैंने भी आपको बताया था अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो उसमें वर्क डन जीरो होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जैसे इन्होंने ये क्वेश्चन दिया है, आप ऐसे समझो अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है देन जो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स है, देखो जैसे मून वाले केस में सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा होगा आपका, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स आपको इनवर्ट डायरेक्शन में लग रहा है और जो बॉडी है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, ऐसे आप हर पॉइंट में बता सकते हो। जैसे यहाँ पे एस ये हो गया, एफ का डायरेक्शन ये हो गया, तो यहाँ पे आपका जो थीटा है वो 90 डिग्री है, एफ और एस के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो यहाँ पे वर्क डन कितना होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाता है अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो उसका वर्क डन जीरो होता है, बिकॉज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री। द थर्ड केस वी हैव when the force and displacement are in opposite direction। अब देखो अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या है, जैसे मान लो ये ब्लॉक है, आपने इस पे फोर्स लगाया है, मान लो आपने इस पे फोर्स लगाया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं आ रहा है, वो अपर डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पे जैसे जो एस है वो ऊपर की तरफ है और एफ जो है वो नीचे की तरफ है। इट मीन्स बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन और यू कैन से बोथ आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, एंटी पैरेलल भी बोल सकते हो आप। तो इस केस में दोनों के बीच का जो एंगल है थीटा वो कितना हो रहा है यहाँ पे 180 डिग्री। जैसे सेम डायरेक्शन में थीटा 0 डिग्री था, अपोजिट डायरेक्शन में थीटा 180 डिग्री है। ठीक है, तो इस केस में आपका वर्क डन कितना आएगा, आप देखो आपको cos 180 की वैल्यू पता होनी चाहिए। cos 180 डिग्री कितना होता है, -1। तो यहाँ पे आपका जो वर्क डन होता है एफ एस कॉस थीटा वो कितना हो जाएगा आपका एफ एस कॉस 180 विच इज माइनस एफ एस। तो यहाँ पे आपका वर्क कैसा है, नेगेटिव है। ठीक है, पहले केस में जब दोनों पैरेलल थे पॉजिटिव था, दूसरे केस में जब थीटा 90 डिग्री था तब वर्क डन जीरो था, और थर्ड केस में जब एंटी पैरेलल और यू से अपोजिट डायरेक्शन में है तब थीटा 180 डिग्री है और वर्क डन नेगेटिव है। ठीक है, अब यहाँ पे आप एग्जांपल देखो, पॉटर क्लाइंबिंग डाउन द स्टेयर्स। देखो यहाँ पे जैसे इसने लोड उठाया है ग्रेविटी के अगेंस्ट, तो जो फोर्स होगा वो तो अपर डायरेक्शन में होगा जैसे अभी तक हो रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो क्लाइंब डाउन कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में। सो यहाँ पे एफ और एस कैसे एंटी पैरेलल है, थीटा यहाँ पे 180 डिग्री है, तो यहाँ पे वर्क डन कैसा है, नेगेटिव। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वर्क डन इज लेस देन जीरो। ठीक है, so the next question you have, a man having a box on his head climbs up a slope and another man having identical box walks the same distance on the level road। तो देखो मान लो ये आपके पास एक स्लोप है और पहले वाले मैन ने क्या किया है, बॉक्स को इस स्लोप के अलोंग लेके गया। ठीक है, यहाँ पे उसने बोला है ना मैन हैविंग अ बॉक्स ऑन हिज हेड क्लाइम्स अप अ स्लोप। ठीक है, तो वो ऐसे ऊपर तक गया है और मान लो उसने यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल किया s। ठीक है, और दूसरे मैन ने क्या किया है, अगर यहाँ पे एक लेवल रोड है तो उसने बॉक्स को, सेम बॉक्स है उसको यहाँ से आगे तक डिस्प्लेस किया है, एंड हियर इट इज गिवन वर्क्स द सेम डिस्टेंस। तो डिस्टेंस यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। हु डज मोर वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब देखो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट अगर वर्क करते हैं तो मैंने आपको बताया था इसमें जो हमारा फोर्स होता है वो अपर डायरेक्शन में होता है, तो एफ का डायरेक्शन ऊपर है। ठीक है, यहाँ पे भी एफ का डायरेक्शन ऊपर है, लेकिन एस का डायरेक्शन इसमें अलोंग द स्लोप है और इसमें अलोंग द लेवल रोड है। तो इस वाले केस में तो एफ और एस दोनों 90 डिग्री पे है, तो सेकंड केस में थीटा आपका 90 डिग्री है, तो इसमें वर्क डन कितना है, जीरो है। बट इस केस में जैसे अगर आपका फोर्स अपर डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट आपका इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे आपकी थीटा की कोई वैल्यू होगी, सो यहाँ पे वर्क डन आपका जीरो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका वर्क डन जीरो है बिकॉज थीटा 90 डिग्री है, angle between direction of force and direction of displacement is 90 degree, so the work done is zero, but in the other case work done is non-zero। ठीक है, so who does more work, the first person has done more work। ठीक है, next we have explain briefly why the work done by the fielder when he takes a catch in the cricket match is negative। अब देखो
जब फील्डर किसी भी बॉल को कैच करने की कोशिश करता है, देखो जैसे जब वो बॉल को कैच करेगा, ठीक है, तो बॉल मान लो इस डायरेक्शन में उसके पास आ रही है, ठीक है, जैसे बॉल इस डायरेक्शन में उसके पास आ रही है, तो जो बॉल का डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में होगा, और जो फील्डर है, जैसे मान लो यहाँ पे, मान लो ये फील्डर का हैंड है, तो जो फील्डर का हैंड है वो क्या करेगा, वो आगे की तरफ आएगा, वो फोर्स आगे की तरफ लगाएगा बॉल को कैच करने के लिए, ठीक है, तो फोर्स आगे की तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ लग रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। सो हियर एफ एंड एस आर इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, हियर एफ एंड एस आर इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो थीटा यहाँ पे कितना होगा, थीटा यहाँ पे आपका होगा 180 डिग्री, थीटा 180 डिग्री है, तो इसका मतलब cos 180 डिग्री यूज करेंगे, cos 180 डिग्री कितना होता है -1, तो ये आपका वर्क आएगा W इज इक्वल्स टू -F, सो हियर वर्क डन इज नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव अ मैन रेसेस अ बॉक्स ऑफ 40 kg टू द हाइट ऑफ 5 मीटर इन 3 मिनट्स, ठीक है। तो पहले मैन ने क्या किया है, पहले मैन ने मान लो बॉक्स है उसका मास 40 kg का है, उसको कितना डिस्प्लेस किया है, 5 मीटर डिस्प्लेस किया है, और टाइम कितना लिया है, 3 मिनट का टाइम लिया है, ठीक है। और दूसरे मैन ने क्या किया, इट ही रेजेस द सेम बॉक्स, बॉक्स सेम है तो मास अभी भी 40 kg का ही है, टू द सेम हाइट, हाइट भी सेम है तो यहाँ पे भी हाइट आपकी 5 मीटर की है, इन 5 मिनट्स, यहाँ पे टाइम कितना ले रहा है, लेकिन वो 5 मिनट्स ले रहा है, ठीक है, यहाँ पे वो 3 मिनट्स तक डिस्प्लेस कर रहा है, यहाँ पे 5 मिनट्स तक डिस्प्लेस कर रहा है। कंपेयर द वर्क डन। नाउ आपने जो वर्क के फैक्टर्स पढ़े थे, फैक्टर्स क्या पढ़े थे आपने, वर्क एफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और कॉस थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, आपने ये 3 फैक्टर्स पढ़े थे। तो यहाँ पे पूछा है कि वर्क को हम कंपेयर करें, कंपेयर करने का मतलब है वो एक तरह से पूछ रहे हैं क्या ये दोनों वर्क सेम होंगे या कोई एक ज्यादा होगा कोई एक कम होगा, आपको ये बताना है, ठीक है। सो यहाँ पे जो फैक्टर चेंज हो रहा है, देखो यहाँ पे जैसे उसको रेस करना है बॉक्स को, तो डेफिनेटली यहाँ पे वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी होगा, ठीक है, यहाँ पे वर्क किसके अगेंस्ट होगा, ग्रेविटी के होगा, और ग्रेविटी के अगेंस्ट जो वर्क होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, mgh होता है, ठीक है। तो ये बॉडी के मास पे डिपेंड करता है और हाइट पे डिपेंड करता है, जी की वैल्यू तो सबकी सेम रहेगी क्योंकि जी की वैल्यू प्लेनेट पे डिपेंड करती है, प्लेनेट तो अर्थ ही है, तो जी की वैल्यू तो आप 10 या 9.8 दोनों केसेस में सेम यूज करने वाले हो, तो यहाँ पे आपका मास जो है वो सेम है दोनों केसेस में, और जो हाइट है दोनों में 5 मीटर डिस्प्लेस हुआ है, हाइट भी आपकी सेम है, बट जो वर्क डन है क्या वो टाइम पे डिपेंड करता है, तो द आंसर इज वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, ठीक है, वर्क टाइम पे डिपेंड नहीं करता है। अगर वर्क टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो दोनों केसेस में ही वर्क क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि दोनों केसेस में m, g और h की वैल्यू सेम है, तो इन बोथ द केसेस वर्क विल बी सेम एंड द रेशियो विल बी 1:1, ठीक है, रेशियो इज 1:1 बिकॉज वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। द लास्ट कॉन्सेप्ट वी हैव वर्क डन इन टर्म्स ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज, ठीक है। अब देखो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा 9th में, v² इज इक्वल्स टू u² प्लस 2as, here s is the displacement, u is the initial velocity, u क्या होती है initial velocity, ठीक है, और v क्या होती है यहाँ पे आपकी final velocity, ठीक है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। तो यहाँ से आप लोग s को क्या लिख सकते हो, v² माइनस u² बाय 2a, ओके। अब वर्क आपका है fs, तो s की जगह अगर मैं यहाँ पे v² माइनस u² बाय 2 लिख दूं तो w इज इक्वल्स टू m v² माइनस u² बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, A force is applied on a body of mass 20 kg, तो बॉडी का मास यहाँ पे कितना है 20 kg का, मूविंग विद वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड, तो अभी वो किस वेलोसिटी से मूव कर रही है 40 मीटर, तो ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब इनिशियल मतलब पहले की, तो पहले उसकी वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड है। बॉडी अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ दिस, ये फाइनल वेलोसिटी है, जो बाद में आएगी वेलोसिटी वो फाइनल वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड्स, मतलब टाइम यहाँ पे आपको 2 सेकेंड कर दिया है, वैसे वर्क में टाइम का कोई मतलब नहीं है, उन्होंने दे दिया है। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द बॉडी, अब देखो आप ये जो ऊपर फॉर्मूला ये लगाओगे अगर, तो वर्क डन कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 20, पहले मास रखेंगे v² माइनस u² तो 50² माइनस 40² बाय 2 से 20 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 50² माइनस 40² कैलकुलेट करने के लिए आप लोग a² माइनस b² का अगर फॉर्मूला लगाओगे तो ये आपका हो गया a प्लस b इंटू a माइनस b, तो ये आपका हो जाएगा 90
इंटू 10 सो इट मीन्स ये आपके पास हो गया 9000 जूल. So the work done here is 9000 joule. Question: what should be the angle between force and displacement to get the minimum work and maximum work? अब देखो, आपने वर्क का फॉर्मूला पढ़ा है W इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा. ठीक है, इसमें आपने 3 केसेस पढ़े थे. पहला केस पढ़ा था जिसमें F और S दोनों सेम डायरेक्शन में थे. ठीक है, इस केस में थीटा कितना था? 0 डिग्री था. दूसरा केस पढ़ा था जिसमें अगर F का डायरेक्शन ये है देन डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन उसके 90 डिग्री पे था, तो इसमें थीटा कितना था? 90 डिग्री. थर्ड केस पढ़ा था जिसमें F और S दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थे, इसमें थीटा कितना था? 180 डिग्री. ठीक है, पहले वाले केस में अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो cos 0 आपका 1 आ रहा था, इस वाले केस में cos 90 आपका 0 आ रहा था, इस वाले केस में cos 180 आपका -1 आ रहा था. ठीक है, तो पहले वाले केस में आपका वर्क आ रहा था Fs प्लस का. ठीक है, तो ये आपका पॉजिटिव वर्क डन था. दूसरे वाले केस में cos 90 0 है, इसलिए यहाँ पे वर्क डन कितना आ रहा है? 0. एंड थर्ड केस में cos 180 -1 है, तो इसमें आपका वर्क डन आ रहा है माइनस का Fs विच इज नेगेटिव. सो द मैक्सिमम वर्क डन इज डन इन द फर्स्ट केस. ठीक है, मैक्सिमम वर्क डन कब हो रहा है? जब थीटा आपका 0 डिग्री है, क्योंकि इसमें वर्क डन आपका कैसा आ रहा है? पॉजिटिव. तो मैक्सिमम के लिए आपका एंगल कितना होगा? 0 डिग्री. एंड फॉर द पहला अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे मिनिमम का पूछा है. मैक्सिमम के लिए आपका कितना आ रहा है? 0 डिग्री. तो मतलब सेकंड वाले ऑप्शन का आंसर आपका 0 डिग्री होगा. ठीक है, और मिनिमम के लिए मिनिमम यहाँ पे कौन सा है? सबसे कम नेगेटिव वैल्यू होती है. तो मिनिमम आपका कब हो रहा है? जब नेगेटिव वर्क डन हो रहा है, मतलब जब थीटा आपका 180 डिग्री है. तो मिनिमम वर्क के लिए यहाँ पे 180 डिग्री है. ठीक है, सो अभी तक आपने पढ़ा, सबसे पहले आपने वर्क पढ़ा था, वर्क का फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा पढ़ा था, वर्क के फैक्टर्स पढ़े थे, फोर्स अप्लाइड, डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस एंड द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. फिर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स सीखे थे और कुछ पीवाईक्यू सॉल्व किए. आई होप आपका वर्क का कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर होगा. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पावर के बारे में पढ़ेंगे. फॉर मोर सच वीडियोस डू सब्सक्राइब आवर चैनल स्कूल वाले.